नमस्कार। पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। पांच की पंचायत में आज हम लेकर आए हैं हल्द्वानी में जो हिंसा हुई है। हल्द्वानी में जिस तरह की हिंसा का नंगा नाच पिछली रात देखने को मिला, किस तरह से हजारों की भीड़ हर गली, हर नुक्कड़, हर घर से निकली और छतों से लगातार ना केवल पत्थर फेंके गए बल्कि पत्थरों के साथ साथ पेट्रोल बम भी फेंके गए और सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे, जो नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे, जो एक अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, अवैध ढांचे को गिराने पहुंचे थे। इस अवैध ढांचा जो था वो एक मदरसे का था और कोर्ट के आदेश के बाद जब इसे गिराने के लिए सरकारी अमला पहुंचा था तो हर गली, हर नुक्कड़ से, हर छत से पत्थर ही नहीं बल्कि पेट्रोल बम भी फेंके गए। पेट्रोल बम ही नहीं बल्कि हथियारों से भी हमला किया गया और भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी। जब कुछ महिला पुलिसकर्मी एक घर के अंदर दाखिल हो गई अपनी जान बचाने के लिए तो उस घर को आग में फूंकने की कोशिश भी हुई और इतना ही करने के बाद भी ये कट्टरपंथियों की भीड़ यहीं पर नहीं रुकी। इस भीड़ ने इसके बाद जो बन भूलपुरा जो एक थाना क्षेत्र है हल्द्वानी का, जहां पर यह पूरा विवाद हो रहा था, उसको घेर लिया। उस थाने के अंदर अधिकारी मौजूद थे, पुलिसकर्मी मौजूद थे और उस थाने को सीधे सीधे जलाने की कोशिश की गई। पेट्रोल बम फेंक फेंक कर उसको पूरा आग के हवाले कर दिया गया। अंदर अधिकारियों का दम घुटने लगा और उसके बाद जैसे तैसे वो बाहर निकले। ये जो हिंसा का नंगा नाच पूरे 3, 4, 5 घंटे तक हल्द्वानी में चलता रहा है, इसने ना केवल हल्द्वानी, ना केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इस देवभूमि में, जिस देवभूमि की शांति को भंग करने वाले ये राक्षस हैं कौन और ये कहां से आए हैं और किस किस साजिश का हिस्सा ये राक्षस हैं। आज चर्चा में, आज हम पांच की पंचायत में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और किस तरह से बयानों का सिलसिला चला। जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। बहुत ज़्यादा हम बहुत बच के आए। बहुत, एक घर के अंदर पथराव हुए, एक घर के अंदर घुस गए। हम लोग अंदर घुसे, हम कम से कम 15-20 लोग घुसे थे। उसके बाद बाहर से जो है फिर उन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, पथराव करे, सब कुछ करा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हम लोग। फिर हमारा फोर्स, काफ़ी देर बाद हमारा फोर्स आया, फिर निकल गए। जो पत्थर लगे ऊपर से इधर उधर से, बहुत कंडीशन खराब, बहुत ज़्यादा। पुलिसकर्मियों पत्रकारों को टारगेट बनाया है और ऐसा टारगेट बनाया है कि पुलिसकर्मियों की गंभीर घायल हुए हैं और पत्रकारों की गाड़ियाँ भी चली गई और पत्रकार भी घायल हुए हैं। सब एडिटिंग का इलाज चल रहा था और लगातार ये कहा जा रहा है कि तैयारी पहले से पूरी प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग माने अचानक से इतने सारे पत्थर कहाँ से आए? बिल्कुल 4:30 बजे घटना है, 4:30 बजे टूटा था। उसके बाद 4:45 पर पथराव शुरू हुआ। मतलब पूरी प्लानिंग से ये घटना घटी हुई है और इसके सारे जिम्मेदार बनबलपुरा निवासी हैं, जिन्होंने जो पथराव किया है और जो पेट्रोल बम फेंके। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी जैसी जगह जिसके बारे में पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, शांति सौहार्द का पर्याय हुआ करता था,
आखिर किसने शांति भंग करने की कोशिश की? सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है? और ये सिर्फ हल्द्वानी का मामला नहीं, पूरे देश से ऐसी छवियां आ रही हैं। किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं? क्या यह अमृतकाल है या विषकाल बना रहे हैं? करते ऐसा नहीं होना चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है तो वहाँ के प्रशासन के लोगों ने कार्रवाई करने की शुरू कर दिया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। दुखद घटना है ये। संविधान इस देश का सभी को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है और इस धर्म में, इस देश में हमेशा से संयम रखा है इस बात को लेकर के। तो मैं मांग करूंगी प्रदेश सरकार से उत्तराखंड की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। पांच की पंचायत में हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले हम चलते हैं सुशासन महोत्सव में, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाषण दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो कई बार गौण हो जाते हैं और मैं हमेशा उसको सार्वजनिक जीवन में कहता हूं, अर्जेंट वर्क ऑलवेज ओवरटेक्स इम्पोर्टेंट वर्क। तो क्या होता है कि हमारे को लगता है कि आजकल इस बात की चर्चा, इस पर गोष्ठी कर लो, इस पर चर्चा कर लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो बहुत गहरा होता है, गूढ़ होता है। इसलिए उस पर रुचि करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है और रुचि न रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड गवर्नेंस के बारे में लोग शब्दावली के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस में जीते कितने लोग हैं? क्योंकि आपने जन आंदोलन की बात की, तो जीते कितने लोग हैं? तो मैं कई बार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अ स्लोगन, good governance is not a magic word. Good governance is a spirit which you live. जब तक वो स्पिरिट नहीं होता, जब तक वो अपने अंदर से इस बात की अनुभूति नहीं होती कि हमारे जीवन के लिए गुड गवर्नेंस एसेंशियल है, तब तक हम गुड गवर्नेंस को स्लोगन के रूप में उपयोग करते हैं, दूसरे को समझाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसको कितना उतारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे 10 साल का प्रशासन का अनुभव रहा, प्रदेश में भी किया, देश में भी। सबसे पहली बात क्या आती है कि सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम करो, अच्छा करो, सब कुछ करो, ये करो और आप एकदम सब लोगों के लिए काम करो, लेकिन मेरा ये जरूर करो। अब ये जो मेरा है, दिस इज माय डिस्क्रिशन। अब जो डिस्क्रिशन है वो लॉ को तोड़ता है, वो पॉलिसी को ब्रेक करता है। अब आप समझिए कि मेरे लिए हर दिन अपने आप से झगड़ा करते हुए उसको समझाना, यू ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, यू आर नॉट आउट ऑफ इट। दिस लॉ तो आप, मैं पता नहीं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, लेकिन क्योंकि मैंने अपने शब्दों में बताने की कोशिश की कि जिसको गुड गवर्नेंस चाहिए वो पहले समर्पित हो जाए कि यस, आई विल बी ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गुड गवर्नेंस। अदरवाइज गुड गवर्नेंस स्लोगन रह जाता है और अन्यथा गुड गवर्नेंस हमको डिजिटल माध्यम से जबरदस्ती आपके साथ करना पड़ता है। जो इसलिए जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो हमें इसमें स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। अब मैं आपको बताता हूं, वैसे गुड गवर्नेंस के लिए बहुत सी बातें या बहुत से शब्दावली होती है, लेकिन गुड गवर्नेंस इज ए कमिटमेंट। जब तक वो कमिटमेंट नहीं आता
तब तक गुड गवर्नेंस उतरता नहीं। इसलिए सबसे पहली बात यह कि वी नीड द पॉलिसी मेकर्स एंड द स्टेक होल्डर्स नीड टू बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। एक तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, और दूसरा कि इसको इम्बाइब करना चाहिए, हम अपने जीवन में उतार लें और इसमें अपने आप को सुखी समझे। छोटी सी बात होती है, अब मालूम है कि सब कुछ लाइन से मिलना है, लेकिन लाइन तोड़ने की प्रथा हमारी आदत हमारी बनी हुई है। कोई रास्ता हो सकता है क्या? कोई रास्ता तो क्या होता है? अल्टीमेटली इट इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। तो हमको फिर उसके साथ उसको एजुकेट करना पड़ता है, और इसलिए मैं कहता हूं कि गुड गवर्नेंस की बात करें तो कमिटमेंट भी चाहिए और इम्बाइब करने की ताकत भी होनी चाहिए। इस बात को भी समझना चाहिए। अब मैं आपको बैड गवर्नेंस के गवर्नमेंट्स कैसे फंक्शन करती है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों ने लंबे समय तक सरकारें चलाई। कैसे चलाई? सबका वोट लिया, सबके लिए मैनिफेस्टो बनाए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आने के बाद वह सरकारें किसी जाति प्रधान की सरकार बन गई, किसी वर्ग विशेष की सरकार बन गई, किसी वोट बैंक राजनीति की शिकार हो गई। तो दे टॉक्ड अबाउट ऑब्जेक्टिविटी बट दे रिड्यूस्ड देमसेल्व्स टू सब्जेक्टिविटी। वो सब्जेक्टिव हो गए, और इसलिए वो गुड गवर्नेंस की बात करते करते बैड गवर्नेंस में परिवर्तित हो गए। और आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जातियों की सरकार चली, वर्ग के दृष्टि से चली, समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाली सरकार बनी। इस तरीके से हमारे यहाँ सरकारें चलती रही, और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहा वोट बैंक पॉलिटिक्स का। उसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हमको चंक में एक वोट मिलता है, तो इसलिए हमारी पॉलिसी टिल्टेड होती है, और वो पॉलिसी उसको वोट बैंक पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखती है, और वो देखती नहीं, और इसलिए वो बैड गवर्नेंस में बन गई। और अब जिसको हम कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लिए या वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है, अल्टीमेटली वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बन जाती है। तो इट लीड्स टू अपीजमेंट। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो सुशासन के ऊपर वक्तव्य दे रहे थे। लेकिन ये वक्त है 5 की पंचायत का, और 5 की पंचायत में हमारा जो विषय है वो आप देख सकते हैं, किसने जलाया उत्तराखंड। क्योंकि कल हल्द्वानी के अंदर जो हिंसा का तांडव हुआ है, जो हमने देखा है पूरा मॉडस ऑपरेंडी की, हर गली हर नुक्कड़ हर छत से जो पत्थर फेंके गए, और जो भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर अतिक्रमण हटाने जो पुलिसकर्मी आए थे उन पर जो हमला किया, उसमें महिलाओं और बच्चों को आगे रखा गया था। फिर बुजुर्ग थे और उसके पीछे पत्थरबाज थे जो अपना असली काम कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे और पेट्रोल बम फेंक रहे थे। ये मॉडस ऑपरेंडी है, हर जगह पर नजर आती है जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। और किसने जलाया उत्तराखंड, ये आज हमारा आज का सवाल है। और हम चर्चा करेंगे कि देवभूमि में ये हिंसा का राक्षस आखिर आया कैसे और इससे कैसे निपटा जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान। एक ज़बरदस्त पैनल आज 5 की पंचायत में हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र भसीन, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, एक बड़े नेता है। साथ ही हमारे साथ तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस की गरिमा दसोनी भी हैं। साथ ही बीएचपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद और संजय राणा, जो जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का डीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे है, क्योंकि सरकार आपकी है उत्तराखंड में और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी और धामी सरकार की बनती है। तो अभी जो हिंसा हुई, जो कल हिंसा हुई, वो हिंसा कैसे हो गई? क्या कुछ तैयारियों में कमी रह गई? और अब आगे इस तरह की घटना ना हो, बन भूलपुरा इलाके के अंदर शांति बनी रहे, इसके लिए धामी सरकार क्या कर रही है? ये जो घटना हुई है, इसके पीछे जो अतिक्रमण था, अवैध निर्माण था, उसको हटाने के लिए जो प्रशासन ने कार्रवाई की जी, उसको लेकर के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। अब बाकायदा ऐसा लगने लगा है कि पूरा इसमें षड्यंत्र था। हाई कोर्ट के आदेश थे कि जो अवैध अतिक्रमण है और अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए, और उसके तहत वहाँ पर कार्रवाई की जा रही थी। और कुछ लोग उसके बाद जो है हाई कोर्ट भी गए, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और
कार्रवाई लगातार आगे चलती रही। जिलाधिकारी ने चीजों का निस्तारण भी किया, जो लोगों ने अपनी अपनी बात कही थी। लेकिन जब टीम गई है वहां पर ध्वस्त करने के लिए, तो एक ऐसा स्थान था जिसको पहले मदरसा कहा जाता था, लेकिन वास्तव में मदरसा नहीं था वो जी। उसका कोई मदरसे में जो है रजिस्ट्रेशन नहीं था। वो अवैध बिल्डिंग खड़ी थी, अवैध जमीन पर कब्जा करने के बाद उस पर बिल्डिंग खड़ी की गई थी और उस पर सील भी कर दिया गया था। तो बाकायदा जब उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो एक अचानक जो है एक पूरा जो एक समूह है, जन समूह वहां पर आता है और विरोध करता है। आज जैसा आपने भी बताया कि आगे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और विरोध करते जो स्थितियां यहाँ तक पहुंच जाती हैं कि पत्थरबाजी होती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं और थाने लिया जाता है और थाने में आग लगाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि जो वहाँ पुलिसकर्मी थे उनके जीवन पर भी प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार से महिला कर्मी जो थे वो अपनी जान बचाने के लिए छुपे एक घर में के अंदर, तो उस घर को भी घेर करके वहां आग लगाने का प्रयास किया गया। तो कुल मिला के स्थिति ये भी रही कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, जो उत्तराखंड में शांति नहीं चाहते एक बात, और जो अतिक्रमण से जिन लोगों ने अपनी बहुत जमीनें बना ली, एक माफिया वहां पर काम करता है। उस माफिया ने जो जमीनें घेर ली हैं सरकार की और जमीनों की खरीद फरोख्त भी करता है गलत तरीके से, जब उसकी जो हितों पर चोट पहुंची है तो उसने लोगों का प्रयोग किया, भड़काया, और भड़काने के बाद जो है ये कार्रवाई इन लोगों के द्वारा की गई। लेकिन अब सरकार ने इस पर कदम उठाए हैं और निश्चित तौर पर जो आपने कहा कि ठीक है, घटना हुई है जो दुर्भाग्यपूर्ण भी है, जो नहीं होनी चाहिए थी, और उसका असर पूरे उत्तराखंड पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने शांति की अपील की है और साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो भी इसमें शामिल हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ वहाँ पर कर्फ्यू चल रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी वहाँ पर डिप्यूट कर दी गई हैं, फ्लैग मार्च भी हो रहे हैं, और साथ ही स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है और लोग अफवाह ना फैलाएं, इसके लिए इंटरनेट को भी जो है बंद कर दिया गया है। तो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, वो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं और जो लोग पीछे हैं उसके बारे में भी चीजें सामने आ रही हैं। किन लोगों ने इसमें जो है शय दी, कौन लोग इसमें राजनीतिक तौर पर उनको प्रश्रय दे रहे थे, वो चीजें भी छन छन के अब साफ हो रही। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा जी भी हैं। गरिमा जी, पूरी कांग्रेस के सभी नेताओं ने, उत्तराखंड के सभी नेता हैं, सभी ने इस हिंसा की निंदा की है और राज्य में शांति बनाए रखने की अपील की है। और हरीश रावत जी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। लेकिन 24 घंटे पहले, इस हिंसा के 24 घंटे पहले हरीश रावत जी ने एक बयान दिया था और इस बयान में उन्होंने जब यूसीसी के संदर्भ में जब ये बयान दिया था तो उन्होंने कहा था, एक तरह से उन्होंने मणिपुर की हिंसा की तुलना करते हुए उत्तराखंड को जोड़ा था और कहा था कि शायद उत्तराखंड भी मणिपुर बन सकता है, हमें मणिपुर से सबक लेना चाहिए, मणिपुर को ध्यान में रखना चाहिए। तो क्या ये भड़काने वाला बयान नहीं था? देवेंद्र भसीन साहब 4 मिनट से ज्यादा बोले, आपके संज्ञान में सोचा ला दूं। आपने एक कैप्शन भी चलाया है और बार बार आप रिपोर्ट में कह भी रहे हैं कि कोर्ट के निर्देशों के बाद मलिक बगीचे में ये जो अतिक्रमण ड्राइव चल रहा था वो चल रहा था। बेसिकली वनभूलपुरा में एक इलाका मलिक बगीचा कहा जाता है, वहां ये सारा हादसा हुआ है। और मैं इत्तेफाक नहीं रखती आपकी इस रिपोर्ट से, इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट जब मलिक साहब गए, मलिक बंधु गए, तो उनको स्टे जरूर नहीं मिला, लेकिन 14 फरवरी तारीख सुनिश्चित की गई थी विवाद पर सुनवाई को लेकर। तो इस विवाद की सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी। तो हमारा सवाल ये है कि प्रशासन को, सरकार को आखिर इतनी जल्दबाजी किस लिए थी कि आप 14 फरवरी का इंतजार नहीं कर पाए और आप आक्रमण ढाने गए तो आपने शाम का 4-5 बजे का वक्त क्यों चुना? ये प्रशासनिक अमला सुबह 10-11 बजे क्यों नहीं जा सकता था? ये शाम ही का वक्त क्यों चुना गया? और ये जो 6-7 मौतें वहां हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस गरिमा जी, 1 मिनट के लिए रोकूंगा कि इन्फॉर्मेशन जनता दर्शकों को देनी थी। जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं ये घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीरें हैं और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो घायल पुलिसकर्मियों से मिल रहे हैं और उनके हालचाल जान रहे हैं। जी गरिमा जी, कंटिन्यू करें। बहुत मजबूरी है डीडी न्यूज की, अगर नड्डा जी आए तो उनको दिखाना है, मुख्यमंत्री आए तो उनको दिखाना है, योगी जी आए तो उनको दिखाना है, अपना प्रोग्राम तो आप चला ही नहीं पाते। मैम, खबरें तो दिखानी पड़ती हैं, अब आपके हिसाब से थोड़ा चैनल चलेगा। जी आप बताइए। पहले नड्डा जी भी मजबूरी थे, दिखाए गए। मैडम, आप तय नहीं करेंगे कि दूरदर्शन क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखाएगा। आपको मैं मौका दे रहा हूं, बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए रोका था, आप जबरदस्ती बहस को डीरेल कर रही हैं। यह आपने आदत बना ली अपनी।
आपको समय दिया जा रहा है, पूरा समय दिया जा रहा है, बीच में सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोका गया, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको रोका गया कि पुष्कर सिंह धामी घायल पुलिसकर्मियों से मिल रहे हैं, कि अब घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीरें ना दिखाएं हम। किसने बनाया प्रवक्ता आपको? किसने बनाया प्रवक्ता आपको? आप तय करेंगे दूरदर्शन न्यूज कैसे चलेगा? ठीक है, इनकी आवाज नहीं आ रही है, अच्छा नहीं आ रही है इनकी आवाज गरिमा दसोनी की, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि इनकी आवाज आए, इनकी आवाज डाउन कर दी जाए। हमारे साथ सैयद जव्वाद मौजूद हैं। सैयद जव्वाद, इनको स्क्रीन से हटा लीजिए, इनको स्क्रीन से हटा लीजिए, इनको स्क्रीन से हटा लीजिए। सैयद जव्वाद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद जव्वाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रशासन का जो बयान आया है, पूरी हल्द्वानी प्रशासन का जो बयान आया है, उस बयान में कहा गया है कि अतिक्रमण जो कार्रवाई हो रही थी, जो अतिक्रमण किया गया था हल्द्वानी के इलाके में, उसमें कई जगहों पर अतिक्रमण हटाए गए। अतिक्रमण ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मुस्लिम बस्ती के अंदर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, बल्कि अतिक्रमण हटाने के लिए अन्य इलाकों में भी पहुंची थी, जहां पे हिंदू बहुल इलाके हैं, वहां पे भी अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन वहां पर तो ऐसी हिंसा नहीं हुई। ऐसी हिंसा अक्सर मुस्लिम बहुल इलाकों में ही क्यों होती है? ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्या मुस्लिम समाज को, जिस देश का मुस्लिम समाज है, जिम्मेदार नागरिक भी है मुस्लिम समाज में, क्या उन्हें शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए? क्योंकि ये एक सरकारी कार्रवाई है, इसके अंदर सभी लोगों के खिलाफ जब एक्शन होता है तो इसमें धर्म, जात, धर्म भेद समाज नहीं देखा जाता है। सैयद प्रकाश जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और सभी देशवासियों से, खासतौर से हल्द्वानी वासियों से, उत्तराखंड वासियों से कहूंगा कि शांति बनाए रखें और कोई भी कानून अपने हाथ में न ले। जो भी कानून हाथ में लेगा और डिस्टरबेंस फैलाएगा, उसके ऊपर संवैधानिक तौर पर, संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर शासन और प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, नंबर 1 बात। और अब आपकी बात का सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो सरकारें जो है वो खो रही, और सरकार का काम होता है न्यायपालिकाओं की व्यवस्था को, कार्यपालिकाओं की व्यवस्था को बनाए रखना, समाज के अंदर जो है इस तरीके की माहौल को अच्छा बनाना, आपसी संवाद को बनाना, ये सरकारों का काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कई एक जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विफल हुई। तीसरी सबसे बड़ी बात सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है ये कि आपके पास लोकल इनपुट नहीं था। क्या आपके पास लोकल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है? होती है, और ये पहला पैटर्न नहीं है। आप देखिए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है प्रखर भाई, चाहे नूह हिल्सा को देख लीजिए, मुख्यमंत्री का अलग बयान, गृह मंत्री का अलग बयान, उसके बाद डीजीपी का अलग बयान, उसके बाद आप देखिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन के अलग अलग बयान। सेम हमने जो है मणिपुर के अंदर भी हिंसा देखी, आज भी हो रही है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां तो कोई मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है, ठीक, क्यों पूरा प्रदेश जल रहा है। लेकिन आज उत्तराखंड को अगर बता रहे हैं, देखिए राहुल गांधी साहब ने बहुत गंभीर बात कही थी और भारतीय जनता पार्टी को सदन में आईना दिखाया था कि आप केरोसिन लेकर के चल रहे हैं, और केरोसिन छिड़क रखा है आपने, और माचिस की डिब्बी आप हाथ में और दिया सिलाई आप हाथ। लगता है डिस्टरबेंस आ रहा है सैयद जव्वाद की ऑडियो में। जी देवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्रखर जी, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ सैयद, आवाज आ रही है आपकी। सैयद बोले। मैं चाह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो गए, हमारी नाइतफाकी हो सकती है, हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मुल्क सबका है। और मैं चाहता हूं, सरकारों का काम है, जो अकलियतों के दिलों में एक डर बैठा हुआ, प्रखर भाई मैं नजर नहीं हटा सकता जी, बिल्कुल यकीनन एक डर है अकलियतों के दिलों के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आप बयान देखिएगा, ऐसे खतरनाक बयान, ऐसे जहरीले बयान दिन रात अकलियत के ऊपर, चाहे आसाम के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, चाहे पुष्कर सिंह धामी के लोगों को देख लीजिए, उनके मंत्रियों को देख लीजिए, भारत के अंदर अगर अच्छा, जब आप बयानों की, सैयद भाई जब आप बयानों की बात कर रहे हैं तो हरीश रावत का बयान क्यों भूल जाते हैं? उन्होंने पहले से कह दिया कि उत्तराखंड की स्थिति मणिपुर जैसी हो सकती है, तो वो भी तो भड़काने वाला बयान था ना। आप सिर्फ बीजेपी को क्यों कोस रहे हैं? जब आप पूरी इतनी अमन की बात कर रहे थे, लगातार आपने अमन की बात की, तो आप हरीश रावत के बयान को कंडम क्यों नहीं कर रहे? नहीं प्रखर भाई, आप पढ़े लिखे शख्स हैं, आप राइटर भी हैं, पत्रकार भी हैं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं मेरे बड़े भाई, लेकिन आप देखिए एज ए विपक्ष हरीश रावत साहब कुछ आपको सचेत करवा रहे हैं। आपके दुश्मन नहीं है, विपक्ष में जरूर है, उन्होंने भी सत्ता चलाई है, आप विपक्ष को दुश्मन मान बैठे हैं। विपक्ष अगर कोई बात कहता है तो आपको सुनना पड़ेगी विपक्ष की बात,
आप कह रहे हैं यूसीसी लेकर के आए हैं, आप बताइए यूसीसी लेकर के आने की वजह क्या है, जबकि तमाम जगह यूसीसी को लोग जो है कह रहे हैं। अब देखिए सैयद भाई, यूसीसी लाने की वजह यह है कि 35 साल में 6 से ज्यादा बार सुप्रीम कोर्ट यूसीसी लाने की हिमायत कर चुका है। जब यूसीसी लाने के लिए, एक मिनट प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सैयद भाई, जब यूसीसी लाने के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई उत्तराखंड सरकार ने और साथ में गुजरात सरकार ने भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी, तो आप जैसे ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 162 के तहत राज्यों को इस बात की आजादी है कि वो इस तरह की कमेटी बनाकर इस तरह का कानून ला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के हरी झंडी दिखाने के बाद यूसीसी लाया गया ना, इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? कोई संवैधानिक, गैर संवैधानिक तो नहीं है यूसीसी लाना या इस तरह के कानून लाना? सुनिए प्रखर भाई, फिर आपने अनुसूचित जनजाति को बाहर रखा तो यूसीसी कहां हो गया? एक देश एक विधान हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी 3 बार के गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, तब क्यों नहीं लेकर के आए? अब तो 10 साल होने जा रहे हैं सरकार को, गुजरात से क्यों नहीं शुरुआत करी, उत्तराखंड से क्यों शुरुआत कर रहे? आप सोचिए जरा। आप कोई बात नहीं, ठीक है, हम सरकार को आईना दिखाएंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं, मतलब सैयद जव्वाद ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर जो हिंसा हुई है, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, वो यूसीसी की वजह से हुई है, अवैध अतिक्रमण की वजह से नहीं हुई। ठीक है, आपने काफी देर बोल लिया। विनोद बंसल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रकाश जी, मैं कह रहा हूं, देखिए बड़ा दुर्भाग्य, सबसे पहले तो जो हुतात्मा जिनकी जान गई है उनके प्रति संवेदना, और जो मेरे जवान घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं मैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो ठीक हों। मैं कह रहा हूं, देखिए कि एक बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति प्रखर जी है कि एक तो वहां पर महिला डीएम के ऊपर अटैक किया गया, महिला थाने के ऊपर अटैक किया गया, महिला पुलिसकर्मी जो है वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और आप देखिए कि इतना व्यापक हिंसा, आगजनी और पेट्रोल बम डालने के बावजूद भी सैयद जव्वाद जैसा, जिसको आप अपना राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं या इसको स्कॉलर कहते हैं, उनके जमान में वैसे एक शब्द नहीं निकला कि हाँ ये जो है ये इस्लामिक जिहादियों द्वारा की गई करतूत थी और ये गलत थी, इसकी मैं निंदा करता हूं। इन्होंने सरकार को तो कोसा, लेकिन ये एक बार ये नहीं कहा कि आखिरकार वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था, और सपोर्ट करने का क्या अर्थ ये है कि आप उसको आग लगा दोगे। एक मेरी बहन है जो कांग्रेस की प्रवक्ता जिसको कह रहे थे आप, वो बेसिकली उन्होंने कहा था कि मामला सुप्रीम हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट ने 14 तारीख की डेट दे दी, तो फिर क्या जरूरत थी इसको करने की? भाई 14 तारीख की डेट दी थी सुनवाई के लिए, आपको कोई स्टे थोड़ी किया था कि डेमोलिशन मत करिएगा उसमें। आप तीसरी बात ये है कि देखिए इसका कोई अर्थ ये नहीं होता कि अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई कर रही है तो आप उसको सरकार के ऊपर हमला कर देंगे, सरकारी हमले के ऊपर हमला कर देंगे, पुलिस स्टेशन को जला देंगे, वहां के लोगों को मार देंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर देंगे। ये तो सीधा सीधा अटैक ऑन द कंट्री है। भारत के ऊपर हमला किया है इन लोगों ने, और इनके ऊपर देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से इन सब लोगों को पकड़ के कठोरतम कार्रवाई यूएपीए के तहत होनी चाहिए, और इनके विरुद्ध किसी भी तरह की कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। एक बात, दूसरी बात यह कि देखिए ये जो देवभूमि है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस देवभूमि को दैत्य भूमि बनाने का काम किसने किया? आखिरकार पिछले कुछ दशकों से जिस तरह से लगातार षड्यंत्र हो रहे हैं और हिंदू समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं, कभी लव जिहाद के माध्यम से, कभी धर्मांतरण के माध्यम से, कभी जो वहां की जो धार्मिक और सांस्कृतिक कल्चर उसको नष्ट करने के माध्यम से, तो कहीं अतिक्रमण के माध्यम से। आप देखिए कि वहां की महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं को जो वहां से अपहरण हुआ है, और कितनी बड़ी संख्या में वहां के पुरुष जो पलायन को मजबूर हुए हैं। ठीक, क्यों? ठीक है, इस्लामिक जिहादियों के, ठीक है, आपने बात कर ली। सैयद जव्वाद उस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सैयद बोलिए, थोड़ा कम में बोलिए, क्योंकि संजय राणा जी के पास भी मुझे जाना है। 2 मिनट में अपनी बात नहीं, आप सरकार का फेलियर क्यों नहीं मानते? मुझे ये नहीं समझ पाती। सरकार से सवाल होगा, शासन से सवाल होगा। मैं सरकार का अगर सबसे बड़ा फेलियर है तो बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर जहां अकलियत है उनके साथ आप देखिए आकर के बयानबाजी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और 2024 से पहले ये देश को डिस्टर्ब करके दुर्वीकरण करके आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देश के अंदर 2024 से पहले दुर्वीकरण का माहौल बना करके अपनी राजनीतिक रोटियां जो देखना चाहते हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। याद रखना, बंसल जैसे लोग देश के अंदर आग लगाने का काम करेंगे, हम जो है देश के अंदर पानी डालने का काम करेंगे। ये बंसल जैसे लोग ही देश के अंदर सबसे बड़ी आग लगा रहे हैं। इनकी भाषा को समझे, देश पहचाने, और बहुसंख्यक समाज की अपील करते हैं
कि बंसल जैसे लोगों के ऊपर नजर बनाए रखें। ये दिन रात आकर के जहर चलते हैं टीवी के ऊपर, इनको पहचानने की जरूरत है। एक मिनट, मैं भी देवेंद्र जी के पास आऊंगा। उसके पहले संजय राणा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपने सभी की बातें सुनी, लेकिन मेरा एक सवाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बाकी चीज़ों को भी समझते हैं, काफ़ी दिनों से आप नज़र में देख रहे होंगे किस किस तरह से बीच में घटनाएं हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो मैंने सैयद जब्बार से सवाल पूछा था लेकिन उन्होंने क्लियर उस तरह का आंसर नहीं दिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके विचार जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि जब भी अतिक्रमण जैसी या कोई भी जगह पे कार्रवाई होती है तो उस तरह का रिस्पांस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब मुस्लिम बहुल इलाके में जब कोई इस तरह की घटना होती है तो हम इस तरह की एक हिंसा देखते हैं। ना केवल ये घटना का जिक्र मैं कर रहा हूं, अभी जयपुर के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से एक पूरा थाने को घेर लिया गया था, काफी देर तक ट्रैफिक जाम करके रखा गया। हमने दमोह में देख लिया कि एक टेलर के साथ कपड़े सिलने को लेकर दो लोगों की लड़ाई हुई और उसमें पूरा दमोह का, मध्य प्रदेश में पूरा मुस्लिम समाज जो दमोह के थाने को घेर कर जो है वो हाथ काटने और सर काटने की बात करने लगता है। तो ये मानसिकता क्या है? प्रखर जी, भी बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था हमारे मित्र जब्बार साहब को। उनकी मानसिकता तो वही है, हम 5 हमारे 70, सबके हाथ में ईटा पत्थर, इनकी मानसिकता है। तो मानसिकता के तो बदल नहीं सकते। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा होता है, ये मैं बार बार टीवी डिबेट में बोलता हूँ और जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि अतिक्रमण यानी नाजायज, यानी आपने नाजायज कब्जा किया तभी वहां पे अतिक्रमण हो रहा है, आपको हटाया जाए। वहां पे चाहे मदरसा हो चाहे मस्जिद, मैं अपने स्कॉलर मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि मदरसा या मस्जिद ऐसी जगह पे बन सकती है हदीस के हिसाब से जो नापाक हो, जो डिस्प्यूटेड हो, जिसको अपने सुरक्षा ना दिया गया, उस धरती पे मस्जिद का निर्माण कैसे हो सकता? अगर उसका निर्माण हुआ इसका मतलब इस्लाम को आप मानते नहीं हो। या तो मेरी जो सोच है वो बदल दीजिए या अपनी सोच बता दीजिए कि हदीस के हिसाब से वो मस्जिद बन सकती थी कि नहीं। नंबर 2। नंबर 3, जो आप मुख्य प्रश्न आपने पूछा था कि कहीं पे भी अतिक्रमण होता है तो जो भी गुट हम कहते हैं, मैं अभी मुसलमानों पे नहीं जाता हूँ, भाई तोड़ दिया है तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुसलमानों की जगह पे पहुंचता है या मुसलमान बहुल इलाके में पहुंचता है तो देखिए काट पाट टूट पाट, लड़ाई झगड़ा, बम कट्टा सब चलने लगता है। उसका कारण है कि जब से देश आजाद हुआ प्रखर जी, 47 सिंह को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा है। जब आपकी वीआईपी हो जाता है उसके बाद आप साधारण मनुष्य बना दोगे तो छलबलाहट हो जाती है, इसमें बौखलाहट हो जाती है। ये सब कैसे बौखलाए हुए हैं? देखिए पर्सनल लॉ इनका 1973 में आया था। देश में अगर इनकी बात भी सुन रहा था, यूसीसी आ रहा है तो सारे लोगों के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए आ रहा है और हिंदुओं के लिए नहीं आ रहा है, सिखों के लिए नहीं आ रहा है, जैनों के लिए नहीं आ रहा है। भाई इसमें क्या इक्वल एज हो जाएगी, लेकिन इक्वल एज हो जाने से जिनकी आदत है 13 से 14 वाली, उसमें समस्या हो जाएगी। अब भाई पोलोगामी पे हो जाएगा, उसमें समस्या हो जाएगी। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास आऊंगा। उसमें समस्या हो जाएगी। तो इनको समस्याएं काफी है। तो समाज में कानून से चलेगा, ये देश कानून से प्रखर चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। लेकिन इनकी समस्या क्या है, चाहते हैं इनकी जो इलाके हैं वो सरिया चले। नंबर 3 मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा जोर तरीके से बोल रहा हूँ, ये कांग्रेसियों का कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। जो पूरा हल्द्वानी आप देखेंगे, चाहे इंदिरा हरदेश हो या सुमित जी हो, इनके द्वारा पहले उनकी माता जी विधायक रही है और अभी इनके पुत्र विधायक है। और पूरे देख लीजिए 1975 के बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं रोहिंग्यों को बसाया गया और प्रवासियों को बसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंजेस की जा रहा है। इसी इलाके में समस्या क्यों होती है? और ये बताइए कि कोर्ट के आदेश पे इसको तोड़ा जा रहा है ना या हटाया जा रहा है? ठीक, संजय जो आपने सवाल उठाए, सवाल का जवाब सैयद के साथ साथ ये सवाल जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर देवेंद्र भसीन को भी देना चाहिए। भसीन साहब, ये जो बस्ती है कोई एक दिन में तो नहीं बन गई और उत्तराखंड में कोई ऐसा भी नहीं है कि पहली बार बीजेपी का शासन आया हुआ हो। बीजेपी इसके पहले भी 2 बार राज्य के अंदर शासन में रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो अवैध निर्माण हो रहे थे, ये क्या बीजेपी की सरकारों से, पुरानी सरकारों से बचे नहीं थे क्या? वो देख नहीं सकते? तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए? क्या कुछ इंतजार किया जा सकता था? थोड़ा समय दिया जा सकता था? इंटेल लिए जा सकते थे? डीएम आज कह रही हैं कि ये प्लानिंग तो है 30 जनवरी से चल रही थी। अगर 8 दिन से प्लानिंग चल रही थी तो उस तरह का फोर्स लेकर जाना चाहिए था। सद्भाव के साथ भी बातचीत होकर के रास्ते से भी शायद ये अतिक्रमण हटवाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं सरकार से भी चूक हुई है, क्या आप मानते हैं? देखिए भगत जी, इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहले जो जब्बार साहब कह रहे थे कि केवल मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा, देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, आप आइए, यहाँ जो अतिक्रमण हटे और जो हिंदू दुकानदार उनके हटे,
और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लोगों ने स्वीकार किया, थोड़ा विरोध किया, लेकिन जब उनको समझाया गया तो उन्होंने इसको मान लिया। और ये स्थिति केवल हल्द्वानी में नहीं, पूरे प्रदेश में जहां जहां पर भी अतिक्रमण हुए हैं, हमारी सरकार जो है धामी जी के नेतृत्व में उसको हटा रही है। तो ऐसे में ये कहना कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये अपने आप में उनको भड़काने वाली बात है। मैं तो बहुत सीधी बात कहता हूँ कि मुस्लिम समाज के जो नेतृत्व है वो इन सारी परिस्थितियों के सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि उसकी अपनी कुछ एजेंडा है, वो अपना नेतृत्व बनाए रखना चाहता है, इसलिए अपने लोगों को भड़काता है, उनको गलत सूचनाएं देता है। और इसी प्रकार से जो कांग्रेस है उसका रोल भी यही है। अब हरीश रावत जी ये बात तो कह रहे हैं और जब्बार भाई भी बात कह तो रहे हैं, लेकिन किसी ने उन घटनाओं के बारे में निंदा करी? क्या किसी ने एक शब्द भी कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ गलत हुआ है? किसी ने नहीं कहा। कांग्रेस के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी जो गरिमा जी बात कर रही थी कि सवाल उठा रही थी सरकार के ऊपर, तो गरिमा जी आप कम से कम इतना तो कह सकते नहीं, उन्होंने सुनिए मेरी। सैयद मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको बता दूं, आप सुन नहीं पाए होंगे। मैंने पहले ही इस बारे में अपील करी, आप सुन नहीं पाए। ये देखिए, ये समस्या है। नहीं देवेंद्र जी, मैं सैयद से सहमत हूँ। सैयद ने शुरुआत में हिंसा की निंदा की थी। सैयद जवाब से सहमत हूं। उन्होंने शुरुआत में जब अपने बयान की शुरुआत की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस हिंसा की निंदा करता हूं। आगे आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं देवेंद्र जी। नहीं भाई, उनकी बात से जब्बार साहब ने तो कहा, मैं कांग्रेस के लोगों की बात कर रहा हूँ। किसी कांग्रेस के नेता ने, हरीश रावत जी अपील कर रहे हैं शांति की, लेकिन निंदा नहीं कर रहे हैं। इनके टमटा जी का मैंने बयान सुना, मेरे डिबेट में थे मेरे साथ, उन्होंने कहीं निंदा नहीं करी। इसी प्रकार से इनके जो विधायक हैं वो उनकी कहानी गा रहे हैं। तो जो भी राणा साहब बोल रहे थे वो बात सही है कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये अपने आप में आज तक डराते रहे हैं कि ये आपको भाजपा खा जाएगी, संघ खा जाएगा। मैं जब्बार साहब आपसे सवाल करता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात तो आपने करी, लेकिन ये तो बताइए कि कांग्रेस के समय में, सपा के समय में कितने दंगे होते थे और अब कितने होते हैं, बताइए ना। अब तो दंगा नहीं होता, अब तब होते थे। नहीं होता, सुनिए कहाँ होता, सुनिए एक आध घटना हुई होगी, आपको बता दो, हिंसा हुई, दंगा हुआ बीजेपी शासित प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर जल रहा है। सुनिए, मणिपुर जल बात तो अलग है, मणिपुर जल जिम्मेदारी बीजेपी के विधायकों ने आकर के अलग है कि हम मिलना चाहते थे, और वहाँ आपकी गवर्नर, जो महिला गवर्नर है, उन्होंने निंदा करी है। हल्द्वानी में दो प्रकार के मामले हैं, हल्द्वानी में दो प्रकार के मामले हैं। एक बनपुरा में रेलवे, सुनिए मेरी बात, रेलवे, अरे सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिएगा ना। एक मिनट में दोनों को रोकना चाहूंगा। एक मिनट वीरेंद्र जी और सैयद जी, आपको रोकना चाहूंगा। सैयद जी, जो आप जो सीधे एकदम ब्लैंक होकर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि बीजेपी के राज्य में दंगे होते हैं, लगता है आपने दंगों का भारत का इतिहास नहीं पढ़ा हुआ है। मुजफ्फरनगर का दंगा जब हुआ था तो है ना, तो वो दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? भागलपुर में जो दंगा हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? अहमदाबाद में 60 और 70 और 80 के दशक में दंगे हुए, वो किसके शासनकाल में हुए थे? ठीक है, नीली हत्याकांड जो हुआ था असम में, वो किसके शासनकाल में हुआ था? गिनाते गिनाते थक जाऊंगा मैं, सुनते सुनते आप भी थक जाएंगे, सुनते सुनते आप भी थक जाएंगे। मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? खैर, विनोद बंसल जी, हमें 2002 का दंगा भी याद है। ठीक है, 2002 का एक दंगा गिना लीजिए, लेकिन उसके अलावा जो दंगे हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? मुजफ्फरनगर के देखिए आप 1980, सुन लीजिए जब्बाद जी, सुन लीजिए आप 1980 के जब्बाद जी, मणिपुर पे कितने शो हुए? ठीक है जी, कितने शो करे आपने? देखिए मणिपुर पे कितने शो करे आपने? सैयद जी जब्बाद भाई, ठीक है, मणिपुर पे आपने कितने प्रोग्राम करे? ठीक है, बताइए मुझे। ठीक है जब्बाद साहब, आपने मुजफ्फरनगर के दंगों पे कितनी आवाज उठाई? आपने मुजफ्फरनगर के दंगों पे कितनी आवाज उठाई? मुरादाबाद में ईद के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह की कांग्रेस सरकार ने 1980 में 80 मुसलमानों को गोलियों से भून दिया। आप में से कितने लोगों ने मुरादाबाद दंगों की बात की? आप में से कितने लोगों ने भागलपुर दंगों की बात की? आप में से कितने लोगों ने मेरठ के दंगों की बात की? मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी, मुझसे आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सिलेक्टिव हैं। असल में भारत का मुस्लिम समाज सिलेक्टिव नैरेटिव उठाता है दंगों की जब बात करता है।
वो 1980 के मुरादाबाद दंगों की बात इसलिए नहीं करता कि उन दंगों का जिक्र करेगा तो उसमें उंगली वीपी सिंह पे उठेगी, कांग्रेस पे उठेगी, लेकिन आप बार बार 2002 के दंगों की बात करते हैं। विनोद बंसल जी बहुत देर से मेरी बात सुन रहे हैं। जमीनों को लाल कर दो, ये राहत इंदौरी साहब ने बहुत पहले कहा था। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इन्होंने सारी बातें कही। डिबेट का टॉपिक क्या है और घटना को लेके कहां जाना चाहते हैं ये डिबेट को डीरेल करने के ये इनकी टैक्टिक्स है, क्योंकि उस पर बोलने के लिए, तथ्यों और सत्य पर बोलने के लिए इनके पास मादा ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ चैलेंज के साथ में, हल्द्वानी की डेमोग्राफी बता दीजिए, हल्द्वानी में हमला किसने किया ये बता दीजिए, हमला किस पर हुआ ये बता दीजिए, हमला क्यों हुआ ये बता दीजिए। इतना तो पता है ना आपको। आखिरकार अतिक्रमण हटाने के लिए हमला किया जाना क्या संविधान सम्मत है? क्या एक इस्लाम के जिहादियों द्वारा इकट्ठा होकर के मुस्लिम भीड़ द्वारा हिंदुओं पर हमला, अपने हिंदू जो संस्थान उन पर हमला, और जो अपने पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला, थाने को घेर लेना और महिलाओं के ऊपर जो जानलेवा हमला करना, कई लोगों को जान से हाथ धो देना, आखिरकार ये कौन सा इस्लाम है भाई? उस इस्लाम पर क्यों नहीं बोलते? आप इस्लाम को मानने वाले हो ना, आ जाओ आप मुझे बताइए। जवाब दे दूं मैं, निंदा करना, अरे निंदा करना, जवाब दे दूं मैं, आखिरकार शांति जवाब दे दूं मैं, अरे शांति की अपील जवाब दे दूं मैं, जाति मित्रों से करना। अरे आपकी बात को माने तब ना। अरे दंगा ही अभी बता रहा हूँ, अभी दंगा करने वाले लोग, अरे सुनो बंसल जी, दंगा मत करो यहाँ पर, आग मत लगाओ, दंगा मत फैलाया करो जा करके। दंगा फैलाने की कहीं जरूरत नहीं है, अपनी जबान से भी दंगा फैलाते हो आप लोग आकर के टीवी चैनल पे भी, यहाँ पर भी दंगा फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दंगाइयों की जरूरत नहीं देश के अंदर शांति की जरूरत है, शांति प्रिय लोगों की जरूरत है। आप जैसे लोग आकर के जो दंगा फैलाते हैं टीवी के ऊपर, जो जबान से अपनी ईंट पत्थर फेंक हैं, उसको फेंकने की जरूरत नहीं लोगों के ऊपर। लोग जो है शांति के तरीके से बात सुनना चाहते हैं, इस तरीके की बात नहीं होती आकर के आग लगाई, लुट्ठी लगाई और भाग गए आकर के। ये पहली बार देश नहीं चल रहा, और अभी सत्ता में आए हैं, 10 साल हुए हैं, इससे पहले बहुत लोगों ने देश चलाया है, ठीक चलता रहा है। ठीक है, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो चर्चा दर्शक नहीं सुन पाएंगे। संजय राणा, एक सवाल का जवाब मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपसे जानना चाहता हूं कि एक मॉडस ऑपरेंडी हमने देखी थी 2019 के आखिरी में और 2020 की शुरुआत में। 2019 के आखिर में क्या हुआ था कि सबसे पहले 370 कश्मीर से हटाई गई, उसके बाद ट्रिपल तलाक का मामला, ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया गया। इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जो राम मंदिर के पक्ष में होता है। ये 8 नवंबर 2019 की बात है। ये 3 घटनाएं एक के बाद एक होती हैं और इसके 1 महीने बाद 8 नवंबर को फैसला आता है और ठीक 1 महीने बाद 8 और 7 और 9 दिसंबर के आसपास सीए विरोधी आंदोलन इस देश में फैल जाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से पूरे देश को जो है बंधक बनाने की कोशिश सीए विरोधी आंदोलन के नाम पर की जाती है। क्या ये वजह, अब हम इस वर्तमान घटनाओं से जोड़ें, अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को और उसके बाद ज्ञानवापी के अंदर जो कोर्ट के आदेश के बाद जो पूजा अर्चना शुरू हुई है, क्या ये इसी का इंतजार कर रहे थे जो हम जयपुर में देखा, जो हमने दमोह में देखा, जो हमने कल जो है हल्द्वानी में देखा? क्योंकि एजेंडा मुस्लिम पक्ष का हमेशा ये रहा है, ये मानना रहा है संजय कि हम कोर्ट के आदेश मानेंगे। तो कोर्ट के आदेश पे डायरेक्ट तो रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब कुछ बोल नहीं पाए, जब कोर्ट का आदेश 2019 में पक्ष में आया राम मंदिर के तब भी कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन मौके का इंतजार किया जाता है कि अब ये फैसले हमारे खिलाफ आ गए हैं तो हम इसको को ना लाकर एक छोटी सी किसी और घटना पर एक अवैध ढांचा जो गिराया जा रहा है, जो मदरसा भी नहीं है सरकारी रिकॉर्ड में, हम उसके आधार पर जो है पूरे शहर को जलाने की साजिश रचेंगे। क्या लगता है मॉडस ऑपरेंडी है कुछ लोगों की? संजय राणा। बिल्कुल प्रखर जी, देखिए ऐसा है कि जब पूछते हैं कि ये मुस्लिम समाज एक्सेप्ट करता कोर्ट के फैसले को कि नहीं, देखिए ये दिखावे के लिए एक्सेप्ट करती है, उन्होंने कभी भी कोर्ट के फैसले का सम्मान ही नहीं किया है। देखिए आप ओवैसी जी क्या बोलते हैं या इनके मुस्लिम स्कॉलर क्या बोलते हैं, मेरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मेरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मेरे ये कर दिया गया। देखिए पूरा सिस्टमैटिक है। हमारे जबात भाई कांग्रेस के बहुत बड़े फैन हैं, इनकी एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का एजेंडा है ये हल्द्वानी जलाना। ये मणिपुर कर रहे थे। 1995 में सोरस ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, इसके एफडीआई करके, एफडीआई एपी है जिसकी वाइस चेयरमैन सोनिया गांधी है। और ये बता रहे कैसे स्टार्ट हुआ था। जो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जिसमें 8 किलोमीटर म्यांमार, 8 किलोमीटर इधर आ सकते हैं, जिसमें कोई भी सरकार का हक नहीं है, वो गोल्डन ट्रायंगल पे होता था ड्रग्स का धंधा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रग्स का जो माफिया है कंबोडिया में राजा के पास पैसे की कमी पड़ गई थी तो सोरस ने कितने $1 बिलियन दिया था
लेकिन उसने ये बोला था कि इस पे कंट्रोल मेरा होगा, और उसने हाँ। ही, आपको याद होगा, थोड़ा मुद्दे पर आए, उत्तराखंड पे हम चर्चा कर रहे हैं, वहीं तक आए। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा, बार बार मणिपुर में जाते थे, इतिहास निकाले, मणिपुर का जो दंगा हो रहा है उसमें सोनिया गांधी और सोरस का हाथ है। अब आते हैं आपके हल्द्वानी पे, देखिए पूरा सिस्टमेटिक है, कोई भी चीज होगी इनका अप्रोच बड़े सिस्टमेटिक रहता है। कोई भी बढ़िया कार्यक्रम हो रहा होगा देश में, उसके बाद दंगे हो जाएंगे, चाहे वो ट्रंप आए हो, उसके बाद देख लीजिए क्या हुआ था, दिल्ली के दंगे हुए थे, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, कोर्ट का आदेश हुआ है कि ज्ञानवापी में पूजा होनी चाहिए, उस पर भी नहीं मानेंगे, लेकिन 1991 वर्षिप एक्ट की बात करेंगे, जबकि 1993 7 दिसंबर को ये बंद कर दिया गया, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये दोहरी नीति, मैं बार बार ये बोलता हूँ, इनका एजेंडा बड़ा सिंपल है। भैया हम तो वीआईपी थे, कांग्रेस हमें वीआईपी बना के रखी थी, तुमने मुझे जनता बना दिया। ठीक, विनोद बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। विनोद बंसल जी, मैं प्रकाश जी ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो घटना है उसको दंगा न कह करके सीधा सीधा हिंदुओं पर हमला है। ये अनेक घटनाएं पिछले एक दशक में हुई हैं, वो सारे के सारे सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हिंदुओं पर इस्लामिक जिहादियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा और जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा एक देश के बहुसंख्यक समुदाय के ऊपर हुए जानलेवा हमले हैं। और ये जब आप देखिए कि दुनिया के अंदर एकमात्र देश है, प्रकाश जी एकमात्र देश है भारत, जहाँ का बहुसंख्यक समुदाय तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का शिकार है। न सिर्फ हमले झेल रहा है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक और जो आजादी है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसको नष्ट भ्रष्ट करने में लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक न तो ये शांति से जी पाएंगे, न शांति से जीने देंगे। लेकिन अब ये समझ लेना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि आपको बदलना पड़ेगा, इस मानसिकता को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो जनता जानती है किसके साथ क्या करना चाहिए। और ये जो है ना, या तो सुधर जाओ, नहीं तो इस मानसिकता को सिधार देंगी जनता। ठीक है सैयद जब्बाद, जो अभी पूरी चर्चा का विषय निकल रहा है और वो यही निकल रहा है जो मैंने संजय राणा से भी सवाल पूछा था कि कहीं ये कुछ लोग, मैं कहता हूं सभी मुसलमान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक कट्टरपंथियों का एक तबका ऐसा है जिसको 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से दिक्कत हुई है, या ज्ञान इसमें तो हल्द्वानी के तो हमलावर सारे के सारे मुसलमान ही हैं, इसमें क्या तो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं, एक मिनट विनोद बंसल जी, मेरा सवाल सैयद से है, मुझे बोलने दीजिए। सैयद, तो जब इस तरह की कुछ देश में घटनाएं होती हैं कि जैसे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा हिंदू समाज खुश हुआ, तो हो सकता है कि इससे कुछ तबके को दिक्कत पहुंची हो, उसी तरह से ज्ञानवापी के मामले को तबके को दिक्कत पहुंची हो, तो उसका विरोध तो कर नहीं सकते, तो ऐसे में कुछ बहाने ढूंढे जाते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर जो अभी तक रिकॉर्ड में सामने आ रहा है, वो मदरसा पूरी तरह से अवैध था, अवैध जमीन पर बना हुआ था, अवैध तरीके से बना था, सरकारी रिकॉर्ड में उसका नामो निशान तक नहीं था। बार बार एक मस्जिद का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, वहां पर एक जगह थी जहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। तो ऐसे ही घटना को लेकर अचानक हमला कर देना और पूरे शहर को बंधक बनाने की कोशिश करना, तो सैयद ये तो लगता है ना कहीं जख्म कुछ और है और उसका बदला कहीं और लिया जा रहा है। प्रखर भाई देखिए, अब 4 लोग आप एक तरफ हैं, मैं अकेला एक तरफ। नहीं, मुझे इसमें शामिल मत कीजिए। देखिए सैयद जब्बाद, मुझे इसमें शामिल मत कीजिए, सबसे ज्यादा आपको मौका मिला है, प्लीज। भाई सुन लीजिए, नहीं सवाल भी मेरे पर सबसे ज्यादा। हाँ, सवाल होंगे, सवाल तो होंगे, सवाल होंगे, क्योंकि आप जिन लोगों का पक्ष, एक मिनट सैयद भाई जब्बाद भाई, देखिए सवाल इसलिए आपसे ज्यादा होंगे कि आप उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं जिनके हाथ में कल हमने पत्थर देखे, कल जिनके हाथ में हमने पेट्रोल बम देखे, कल जिनके हाथ में हमने अवैध हथियार देखे, हमने देखा कैसे पत्रकारों को भी मारा गया है, कैसे पत्रकारों को पीटा गया। 2 पत्रकारों के बाइट अभी हमने चलाए हैं, अभी आपने ध्यान नहीं दिया, इस शो की शुरुआत में 2 पत्रकारों के बाइट भी हमने चलाए हैं जिन पे हमला किया गया, इसलिए सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जी प्रखर भाई जी, पहली चीज आप अपने शब्द वापस लीजिए कि मैं जो है दंगाइयों के समर्थन में खड़ा। तो इतनी देर से तो आप पत्थरबाजों के समर्थन में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं संविधान के समर्थन में खड़ा होता हूँ। ये देखिए स्क्रीन पर जो दृश्य चल रहे हैं, देखिए कैसे पुलिस वाले बेचारे घायल हुए। नहीं, संविधान में आप खड़े होते हैं तो संविधान के हिसाब से बुलडोजर चला है। ऐसी घटनाओं की दोबारा कर दे रहा हूं, अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा आपको मेरे जवाब। नहीं, ठीक है सैयद भाई, ठीक है, आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। अब जो आपके पास अगले 2 मिनट हैं उसमें आप मुझे गलत साबित कर दीजिए और पत्थरबाजों का विरोध कीजिए, गलत साबित कर दीजिए। मैं पत्थरबाजी कहीं पर भी हूँ उसका विरोध करता हूँ। कट्टरता चाहे कहीं से आए, चाहे राइट से आए, चाहे लेफ्ट से आए, चाहे कहीं से आए, कट्टरता हमेशा समाज के लिए नुकसानदेही होती है। ठीक है, मैं सहमत हूं। फायदा नहीं हुआ।
और वो किसी भी समुदाय के अंदर हो। आप ठीक। एक अच्छे भारतीय बनिए, आप ना कट्टर हिंदू बनिए, ना कट्टर मुसलमान बनिए, ना कट्टर सिख बनिए, ना ईसाई बनिए, ठीक है? आप सिंपल भारतीय बनिए। आप विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, उस दिन जो है विनोद जी, मेरा निवेदन है, मेरा विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, मेरा निवेदन है, शांत हो जाइए, सैयद को अपनी बात कहने दीजिए। सैयद बोलिए, सैयद अपनी बात बोलिए, आपसी बहस में कुछ नहीं रखा, अपनी बात रखिए। सैयद अपनी बात बोलिए। अरे अपने संस्कृति को मत दिखाइए। आपने बात करी, देखिए राम मंदिर बना माननीय उच्चतम न्यायालय के डिसीजन के ऊपर बना और सबने जो है उसका जो है समर्थन भी कर, ठीक है, ना इत्तेफाकी है मुसलमान समाज में, मैं इस चीज को कहता हूँ कि डिसीजंस के ऊपर लेकर के टीका टिप्पणी करी है, लेकिन ऐसा माहौल नहीं खराब हुआ जिसके अंदर देश के अंदर दूसरे हालात पैदा हो। नंबर एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर उसके बाद इसी देश की संसद के अंदर लोकतंत्र के मंदिर के अंदर एक वादा, एक प्रॉमिस करा गया, वो था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उस डिबेट के अंदर आप देखेंगे, उस डिबेट को अगर पढ़ेंगे तो लोकसभा के अंदर मैं बार बार कहता हूं कि सुषमा स्वराज जी मौजूद थी, राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली जी मौजूद थे और उस डिबेट के अंदर काशी और मथुरा का जिक्र है। पहले कहा जाता था हमको एक मंदिर, सुनिए सुनिए, अब आपने 1991 के वॉरशिप एक्ट की बात करी, अब जो ये अवैध मदरसा तोड़ा गया, ये तो 91 के वॉरशिप एक्ट में नहीं आता ना, तो इस मदरसे को तोड़ने पे दंगा क्यों हो रहा है? सवाल मेरा ये है, इस अवैध ढांचे को तोड़ने पर दंगा क्यों हो रहा है? इसका 1991 के वॉरशिप एक्ट से क्या लेना देना? क्या ये भी 1947 के पहले बना हुआ था? अरे भाई सुनिए, आपने सवाल करे, इतने लोगों ने सवाल करे, उनका सवाल का जवाब दे। अरे आप बात ही ऐसी करते ना जब्बात भाई, आप बात ही ऐसी करते हैं। दूसरी बात अब आ रहा हूं, 14 फरवरी डेट दे रखी थी कोर्ट, थोड़ा सब्र करते, आप जाकर के लोगों से बात करते हैं, अंधेरे में गिराना चालू कर देते हैं, लोगों के बीच संवाद करते नहीं है। डीएमएसपी की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों से बगैर संवाद किया आप जाएंगे घर खाली कर दो। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र भसीन, ठीक है सैयद, आपने गंभीर आरोप लगाया है, जब्बात भाई आपने गंभीर आरोप लगाया है, डॉक्टर देवेंद्र भसीन इसका जवाब देना चाहते हैं। देवेंद्र भसीन, मेरे दो सवाल हैं, एक तो सैयद ने जो सवाल पूछा कि जब 14 फरवरी तक का समय था तो क्या थोड़ा सा और इंतजार नहीं किया जा सकता था, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि बार बार ये आरोप लगते हैं कि चुनाव आने से पहले इस तरह की हिंसा की जाती है, इस तरह की चीजें की जाती हैं, ये आरोप भी बार बार बीजेपी पे लगते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हिंसा करी किसने? हिंसा तो उन लोगों ने करी जो अवैध, जो तथाकथित जो मदरसा था उसके पक्ष में खड़े थे, हिंसा तो उन लोगों ने करी। तो इसमें बीजेपी की क्या भूमिका है? इसको समर्थन करने वाले कांग्रेस के लोग हैं या फिर दंगाई हैं जिनको ने गड़बड़ करी, तो भाजपा का कोई भूमिका नहीं है। भाजपा तो इस मामले को शांत करने की इच्छा करती है, लेकिन करने वाले तो आपके सामने है, एक बात। और दूसरी बात जो ये कही जा रही है, संवाद से सॉल्व करी जा सकती है सर, आप संवाद पे यकीन नहीं रखते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, आ गया। देखिए जब्बात भाई, जब आप बोल रहे थे तो डॉक्टर भसीन ने किसी को नहीं टोका, डॉक्टर भसीन ने किसी को भी 1 मिनट के लिए नहीं टोका, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि और नहीं कर सकते थे, पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण का मामला चल रहा है, ये कार्रवाई चल रही है कई दिनों से, नोटिस कई दिनों का दिया हुआ है और तारीख बता दी गई, हम तब कार्रवाई भी करने वाले हैं और कार्रवाई की गई क्योंकि स्टे नहीं मिला। अब आप कहते हैं कि हमारी तैयारी थी, अरे तैयारी होती तो पुलिस पूरा लेके जाती ना अमला जुमला। आप कहते हैं कि पूरा षड्यंत्र करा गया, अरे षड्यंत्र तो वहां से हुआ कि जिन लोगों ने थोड़े पुलिस बल के कारण हमला कर दिया। हमला करने वाले कौन है? वो लोग हैं। एक मिनट, भसीन जी को भी बात कहने दीजिए। प्रशासनिक आ गया ना, अरे इंटेलिजेंस की बात तो लगा दी ना, भसीन जी को अपनी बात कहने दीजिए। अरे ये बात सुनिए, अगर षड्यंत्र होता, अरे दो बात मत करिए ना, एक बात करिए कर देना चाहिए था। अरे बात तो सुन लीजिए, आपकी बात ठीक है, मैं आप सभी को रोकूंगा। एक आखिरी रिमार्क जो है मैं संजय राणा से लेना चाहूंगा कि संजय राणा, भविष्य में इस तरह की अशांति ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? आपका सुझाव क्या है संजय राणा? देखिए, सिंपल सी बात है, जहां पे भी अतिक्रमण हो, पहली बात अतिक्रमण होने नहीं देना चाहिए, और जो भी अधिकारी और सरकार है वो दोषी, उसको भी उतनी दोषी जितने लोग दोषी। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं चाहिए, उस पर सीधे जेल होनी चाहिए। नंबर 3, अभी ये बोल रहे तो 14 तारीख तक वेट करना चाहिए। भैया क्यों? एक तो तुम गलत काम करो, ऊपर सरकार तुम्हारा वेट करे। नंबर 4, एक प्रश्न का उत्तर अभी तक
भाई साहब ने दिया नहीं है, जो हमारे स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं। हदीस के हिसाब से इस जगह पे क्या मस्जिद हो सकती थी या मदरसा हो सकता था, ये बता दे। अगर वो हो सकता था तो हदीस गलत है या ये लोग जो गलत है जो दंगा कर रहे थे। अरे सुनो, तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम्हें चिल्लाना आता टीवी के ऊपर, तुम्हें कुछ नहीं पता। सुनो यहाँ ठीक है, मैं आप सभी को रोकना चाहूंगा। सैयद जब्बार, संजय राणा, डॉक्टर भसीन और विनोद बंसल जी, आप सभी को रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से हमने देखा हल्द्वानी के अंदर जो दंगों की आग भड़काई गई वो फिलहाल नियंत्रण में है, स्थिति नियंत्रण में है और हल्द्वानी शहर एक बार फिर से अपनी गति की तरफ, शांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक घटना सबक है कि जब सरकारी अमला कोर्ट के आदेश के बाद कोई कार्रवाई करता है तो जनता को, चाहे वो जनता किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, उसे कोर्ट का, उसे न्याय का, उसे सरकारी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो अगर अवैध रूप से कोई व्यक्ति कब्जा करके कहीं बैठा है और सरकार के को ये मजबूरी है कि कोर्ट का आदेश है और वो कर रहे हैं तो वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसके नाम पर हिंसा करना, इससे ना केवल शहर का नुकसान होता है, आम जनता का नुकसान होता है, बल्कि इसको, देश को भी कहीं ना कहीं इससे धक्का पहुंचता है। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।